उत्तर प्रदेश और आसाम के जरिए लाए जाने वाले ड्राफ्ट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का इन दिनों काफ़ी चर्चा है, पूरे मुल्क में इस पर बात हो रही है और लोगों के अंदर कुछ एप्रीहेंशंस भी पाए जा रहे हैं और बल्कि कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन से जोड़कर भी देख रहे हैं। मुसलमानों में ख़ास तौर पर इस पर काफ़ी बेचैनी सी नज़र आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये मकसद इस बिल का पोलराइजेशन है, कम्युनल पोलराइजेशन की नीयत से ये बिल लाया जा रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब गालबन इस मौजू पर पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद तरीन शख्सियत हैं। अभी हाल ही में इनकी किताब आई है, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई है और पूरे मुल्क में इस किताब पर काफ़ी गुफ्तगू हुई और इसकी सताइश की गई। और क्योंकि इस किताब में आबादी के हवाले से जितने मुमकिन जो खदशात हैं, जिस तरह की जो लोगों के अंदर जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं ख़ास तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से, उसका जवाब दिया है कुरैशी साहब ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये गुफ्तगू इस वक्त जो बिल ये आने जा रहा है उस पर गुफ्तगू करने के लिए एस.वाई. कुरैशी साहब की राय हम लोग अगर सुने तो ये बहुत अहम बात होगी। तो कुरैशी साहब, मैं आपसे इस बिल के हवाले से यही पूछना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कुछ लोग इसको इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हैं और क्या इस वक्त ऐसी ज़रूरत है वाकई जो ये बिल लाने की बात हो रही है? जी, आपने ठीक फरमाया कि सवाल यही है कि अब इस वक्त क्या इमीडिएट इनको जोश आया कि पॉपुलेशन कंट्रोल याद आ गया। 4.25 साल से इनकी हुकूमत थी और भारत में 6 साल से हुकूमत है, तो पॉपुलेशन की बात सडनली यूपी इलेक्शन से पहले आने का मकसद फिर यही हो सकता है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन में एक चीज ये देखी गई है कि हिंदू मुसलमान के बीच में इख्तिलाफात पैदा करना, हिंदुओं में ये घबराहट और फियर पैदा करना। देखो, मुसलमान बहुत तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं, ये मेजॉरिटी बस बनने वाले हैं, बड़ी जल्दी ये पावर में आ जाएंगे। तो ये सब लोगों के इतनी बार ये बात सुनी है कि लोगों के दिमाग में पूरी तरह ये घुस चुकी है। तो सिर्फ उसको जिंदा करने के लिए इन्होंने ये बिल लाए हैं। इस बिल में लिखा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 साल बाद होगी। अब उस 1 साल बाद तक तो इलेक्शन भी हो चुकेगा, पता नहीं होगी जी वापस आएंगे नहीं आएंगे क्या होंगे। तो टेन्योर के एंड में कि ये इसको बिल को लाना बड़ा शुभ को पैदा करता है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बड़ी अच्छी चीज है और हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑलरेडी 2000 से चल रही है। पिछले 50 साल में हमने हमारी 2-3 बार ये पॉलिसी अपडेट हुई है, रिवाइज हुई है। हिंदुस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था 1952 में और इन सब कोशिशों की वजह से हमारे जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है एक्चुअली बहुत कामयाब प्रोग्राम है। तकरीबन 90% मुल्क जो है वो फैमिली प्लानिंग के जो टारगेट है वो अचीव कर चुका है। 29 में से 24 स्टेट्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक औरत जिसके जिंदगी भर में उसके कितने बच्चे होंगे उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो हिंदुस्तान में 2.1 है। रिप्लेसमेंट रेट यानी 2 बाप हैं, जब वो जो गुजर जाएंगे तो उनके 2 बच्चे टेक ओवर कर लेंगे तो आबादी में इजाफा नहीं होगा। ये जो 2.1 है 2.1 जो थ्रेशोल्ड है एक तरह से, ये थ्रेशोल्ड नहीं, ये रिप्लेसमेंट रेट है पॉपुलेशन का। अच्छा, ये 2 होता है लेकिन ये 0.1 क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आबादी को बरकरार रखना है कि 2 आबादी 2 ही रहेगी, 4 आबादी 4 ही रहेगी,
इसलिए बीच में उसमें 0.1 भी डाल दे कि कुछ बच्चे पैदा होंगे मर भी जाएंगे, उसका मार्जिन के लिए। तो 2.1 रिप्लेसमेंट रेट है। आज हिंदुस्तान का जो एवरेज है वो ऑलरेडी 2.2 पे हम पहुंच चुके हैं, और जिस रफ्तार से चल रहा है 4-5 साल में 2.1 में बिकेगा। इसमें से कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी न भी लाई जाए, कोई नई अलग से कोई कोशिश न की जाए, तब भी ये अपने आप ही एक गाड़ी पटरी पर आ चुकी है और वो अपने आप हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। आप यही कह रहा हूं मैं जी, यही कह रहा हूं मैं। और जो 24 वो है स्टेट 29 में से, उनका ऑलरेडी 2.1 और उससे नीचे जा चुका है। जब जो, और लेकिन चूंकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिनको बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता है, बीमारू का मतलब नहीं कि वो एक्चुअली बीमार है, कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी का एक एक्रोनिम किसी ने बनाया था। तो इन स्टेट में अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, जिसकी वजह से जो 2.1 रिप्लेसमेंट रेट पूरे देश का होना था वो थोड़ा रुका हुआ है। 2.2 पे हम अभी फिलहाल हैं, तो 0.1 हमने और जंप करना है और उस तरफ भी जा ही रहे हैं। यूपी में भी टारगेट ये है, ये जो एस्टिमेट्स हैं कि 2025 में 2.1 पे वो भी आ जाएंगे। अब इन्होंने अपनी पॉलिसी में कहा है कि हम 2026 में 2.1 पे आ जाएंगे। तो ये तो रिग्रेसिव पॉलिसी है ऑलरेडी। जब 2.1 पे हम आ चुकेंगे तो इनकी पॉलिसी फिर क्या काम करेगी? तो ये पॉलिसी ये लाना एकदम ऐसे गलत है। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बड़ी अच्छी चीज है, जैसे मैंने कहा, लेकिन 40 साल पहले उसकी बात करनी चाहिए थी, 30 साल पहले उसकी बात करनी चाहिए थी। उस वक्त तो चुपके रहे, डरे बैठे रहे, क्योंकि जब 1975-77 में इमरजेंसी में बड़ी सख्ती से फैमिली प्लानिंग की गई, जो बड़ा गलती थी, उसका जो बैकलैश हुआ, वो से आज तक देश रिकवर नहीं किया। उसके बाद कहीं भी नेता की किसी जगह पॉपुलेशन की फैमिली प्लानिंग की बात करने की हिम्मत नहीं हुई, जो करनी चाहिए थी। 4 साल पहले भारत सरकार की एक स्टडी हुई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, NIHFW, उसकी कमेटी का मुझे उन्होंने सदर बनाया, ये जानने के लिए कि नेताओं का एटीट्यूड फैमिली प्लानिंग पे क्या है। तो ये पाया गया कि वो जी, तो ये पाया कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है फैमिली प्लानिंग में, जबकि होना चाहिए था। फिर हम लोगों ने 4 लोकसभाओं का डेटा कलेक्ट किया, 13वीं लोकसभा, 14वीं, 15वीं और 16वीं, और उसमें जो हजारों क्वेश्चन, पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका एनालिसिस किया कि भाई फैमिली प्लानिंग पे कितने सवाल किए गए हैं। तो क्या पाया? सिर्फ 0.15% बात करने को तैयार नहीं। अब सडनली इनको यहाँ आसाम में, उधर यूपी में, 2 जगह सडनली आसाम में तो इलेक्शन नहीं है, आसाम में इलेक्शन नहीं है, वहां क्यों इलेक्शन नहीं है, लेकिन वहां पे 2022 में नेशनल इलेक्शन, 2024 में नेशनल इलेक्शन तो है। और इन एनी केस कम्युनल जो बर्तन है वो गर्म रहे, उसकी वजह से ऐसे इश्यूज को पकड़ के रखते हैं जिसमें हिंदुओं में एक मुसलमान के लिए एक नफरत और खौफ ये पैदा करके और उसको जिंदा रखा जाए। तो इस किस्म की शोशेबाजी ये होती रहती है। तो वहां पे हालांकि इसमें अगर आसाम की भी मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले यूपी ही की कर ले कि देखिए फैमिली प्लानिंग का एक्चुअली हिंदू मुस्लिम का इशू है ही नहीं। फैमिली प्लानिंग का ताल्लुक है 3 सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सबसे पहले तालीम, वो भी खास तौर से लड़कियों की तालीम। जैसे जैसे तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते, तो तालीम को बढ़ाइए। दूसरा, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है किसी खानदान की, बच्चे घटते हैं। तीसरा है सर्विस डिलीवरी, यानी डॉक्टर, नर्स और कंट्रासेप्टिव और ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचे तो सही। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे फैमिली प्लानिंग प्रभावित होती है, जिसका असर होता है। उनको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। इन तीनों में मुसलमान सबसे पिछड़े हुए, इस वजह से उनका बर्थ रेट सबसे हाई है। इसमें शक नहीं कि उनका बर्थ रेट सबसे हाई है। दूसरा एक मिथ ये भी समझ लीजिए, लेकिन उसके सहारे जो जिम्मेदारी मुसलमान के सर पे थोपा जाए कि जी ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करा रहे हैं, लेकिन इनका बर्थ रेट सबसे हाई है। लेकिन सेकंड हाईएस्ट भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड हाईएस्ट हिंदुओं का।
45% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर ली है, जो अच्छी चीज है। 54% हिंदुओं ने अडॉप्ट किए, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं। 80% सिखों ने कर लिए, तो 80% हिंदुओं ने क्यों नहीं कर ली? क्या हम उनको कसूरवार ठहराएं? उन्होंने अगर इतना उनका सिखों के मुकाबले में कम है, उसकी वजह ये कि उन तीनों फैक्टर्स में वो भी पिछड़े हुए, उनके भी जरूरत है, उनके भी लिटरेसी की कमी है, उनके भी सर्विस डिलीवरी कम है। इस वजह से वो 54% है, मुसलमान 45% है। और इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है कि मुसलमान सबसे पीछे थे और आज भी है, लेकिन जिस रफ्तार से वो पिकअप कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग, वो हैरान कुन है कि सर्विस भी वहां नहीं पहुंच रही, और हर किस्म के गुर्बत भी है मुश्किल के और सामना कर, भी है जी। फिर भी कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले 30 साल में मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग की रफ्तार हिंदुओं से ज्यादा है। और उसका रिजल्ट इस चीज में नजर आता है कि हिंदू मुसलमानों के फैमिली बर्थ रेट में, फैमिली प्लानिंग में, पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू के 2 बच्चे मुसलमान के 10 होते हैं, जो इंप्रेशन लोगों के दिमाग में घुस चुका है, 10 होते हैं कि 8 होते हैं। अगर वो हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 3 है, हिंदू फैमिली में 4 बच्चे हैं तो मुसलमान के 5 है। गैप सिर्फ 1 का था, 1.1 का है, टू बी प्रिसाइज 1.1। और वो गैप भी अब घटते घटते 0.48, आधे बच्चे से कम पे आ गया, क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब सब ठीक अडॉप्ट करें, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जब सब यहाँ तक देखिए कि इस्लाम में सारे उलमा की इंटरप्रिटेशन और उसमें पुराने और आज के देखा जाए तो स्टेरिलाइजेशन जो परमानेंट मेथड होते हैं उसको गैर इस्लामिक माना गया है। फिर भी 20% मुसलमानों ने स्टेरिलाइजेशन तक करा ली, तो इस हद तक तो वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो मिथ फैलाए जा रहे हैं, ये समझने की, मैं ये समझना चाह रहा था कि आपकी किताब में भी आपने बहुत जगह पर इसका हवाला दिया, तो जो डेटा है जो हमारे सामने, जितने भी सर्वे आए हैं और जो जो सब खबरें आ रही हैं, जी 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 आपका, और उसमें ये बात आ चुकी है कि मुसलमानों का 25 बच्चे इनके नहीं होते हैं, और इनके यहाँ भी फैमिली प्लानिंग की तरफ रुझान इनका है, और हिंदुओं में भी उतना ही, उसी के वो अगर कुछ है बढ़ रहा है आबादी, तो जिम्मेदार हिंदू भी बराबर के हैं। ये बात सामने आ चुकी है कौम के, इसके बावजूद हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा शोषा छोड़ते हैं और हम सारे लोग इसके पीछे लग जाते हैं, इससे घबरा जाते हैं, और बाकी लोग भी बजाय उनको चैलेंज करने के, मैं आम हिंदुओं की भी बात कर रहा हूँ, इन पॉलिटिशियंस को चैलेंज करने की बजाय वो उनकी फैलाई हुई जो उनका जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार हो जाते हैं। ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये तो देखिए प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, कि ऐसा नहीं है कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा की जड़ पे हैं तो उनको पता नहीं है। बहुत काबिल लोग हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके द सेम टाइम उनकी फिलॉसफी ये भी है कि कोई झूठ बार बार बोलो तो वो सच बन जाता है, लोग सच समझने लगते हैं उसको। आप तो कहने के ये चीज मंजर आम पर आ चुकी है, कहाँ आई है किसी को नहीं पता था। हमको भी ये यकीन होने लगा था जो प्रोपेगेंडा हमने सुना था। ये तो चूंकि किसी इत्तेफाक से मैंने एक रिसर्च शुरू की थी 25 साल पहले, उसमें ये सब चीजें जब निकल के आई, लेकिन इस पे हालांकि इक्का दुक्का इस पे कुछ कुछ पेपर आर्टिकल वगैरह आए भी हैं कभी, और सब हिंदुओं ने लिखे बाय द वे, कि जिन्होंने ये दिखाया है कि ये स्टेटिस्टिक्स और ये गलत हैं, जो रियल फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। अब इनकम जैसे मिसाल के तौर पे एक फैक्टर है, ये तालीम की बात, तो मुसलमानों में के तालीम की बात तो कोई लोग करते सुनाई नहीं देते, बल्कि जो थोड़ी बहुत तालीम अगर मदरसे से हो रही है उस मदरसे को बुरा भला कह के टेररिज्म का अड्डा बता के उसको भी बंद कराने के चक्कर में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि भाई तालीम पर जोर दें। मुसलमानों में तालीम होगी तो ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ाने की तो बात नहीं करते कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी बच्चे घटते हैं। मैंने जैसा इसमें ग्राफ की सूरत में दिखाया है, तो आमदनी बढ़ाने की बात तो क्या करेंगे, बल्कि ये कहते हैं इनके साथ इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो, इनके साथ बिजनेस न करो, अब आप इनसे सब्जी न खरीदो। अब आप उससे सब्जी नहीं खरीदेंगे, वो और गरीब हो जाएगा, फिर वो और बच्चे पैदा कर देगा, तो फिर आपको शिकवा होगा। अरे भाई, आप उसके लिए हालात तो पैदा कीजिए। तो सर्विस डिलीवरी
वहां पे डॉक्टर, नर्स और ये जो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मुस्लिम एरियाज में जाने को तैयार नहीं। उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। मिनी पाकिस्तान हमने हजारों बार सैकड़ों लोगों के मुंह से सुना है कि मिनी पाकिस्तान, तो हेटफुली उसको इस तरह बोलते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा का माहौल जो क्रिएट किया गया है, उसको आज तक किसी ने कन्फ्रंट नहीं किया था, उसको एक्सपोज नहीं किया था। मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि जब ये मैंने किताब पढ़े, एक पेपर लिखा था 1995 में, उसके बाद वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ, उससे मेरी आंखें खुली थी। मुझे भी वहम था, कुछ मित मुसलमानों में भी है। अच्छा, आपने इस बीच में जिक्र किया हम पांच हमारे 25, बहुत बड़े नेता जी ने इस पे हम पांच हमारे 25, यानी हर मुसलमान की 4 बीवियां और उनके मिलके 25 बच्चे, या हम 4 हमारे 40, ये प्रोपेगेंडा सैकड़ों बार हमने सबने सुना है। तो ये मैं कहता हूं उनसे कि हिंदुस्तान के 138 करोड़ में एक दिखा दीजिए मुसलमान जिसकी 4 बीवियां और 25 बच्चे हैं, एक दिखा दीजिए, वरना झूठ बोलना बंद कर दीजिए। तो ये जो बेबुनियाद और झूठ बोलना बंद नहीं कर रहा नहीं, तो उसकी वजह ना उसको काउंटर करने वाले नहीं है। अब जैसे मेरी किताब पे बड़ा इस पे अच्छा रिएक्शन हुआ कि जितने मीडिया वाले हैं उन सब ने इस पे रिव्यू लिखे या कि इसका चर्चा किया या इंटरव्यू किए, जो दैट मीन्स हमने उनको अगर जब हकीकत बताई, उस हकीकत को लोग सुनना चाहते हैं। ये नहीं कि उन्होंने बगैर सुने इसको डिसमिस कर दिया। वो जो 2 रुपए वाले ट्रोल होते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनका तो काम ही गालियां देना होता है, पढ़े बिना टाइटल देकर नाम देकर कुरैशी, चलो गालियां चालू करो। तो वो तो जाहिल है, वो तो उन्होंने किताब जिंदगी में पढ़ी नहीं, पढ़ सकते भी नहीं। तो लेकिन इसको जो सपोर्ट मिल रही है वो सब हिंदुओं से मिल रही है। तो इसलिए इसका मतलब है अगर सच्चाई ठीक तरह पेश की जाए, और चूंकि इसमें कोई इमोशनल अपील नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और सवाल ये आ रहा है कि जब इतनी सारी बातें आ चुकी हैं, आम लोग कम से कम पढ़ा लिखा तबका जो हिंदुओं का है वो इसको समझ रहा है, इसके बावजूद हमारे जो ओपोजिशन पार्टियां हैं, जैसे भी यूपी का बिल आया आने वाला है, आसाम की बात हुई, जो मेजर ओपोजिशन पार्टियां हैं वो तकरीबन खामोश हैं इस पर। ये क्या मामला है? और जो बोल भी रही, देखिए कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद बोले, समाजवादी पार्टी की तरफ से शफीकुर रहमान बख्श साहब बोले, तो ये क्या मामला है कि आखिर जब समझ रहे हैं कि कोई इसका फायदा, मतलब ऐसे ही बिलावजह की बात की जा रही है, फिर भी हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो खामोश हैं। क्या उनको इसमें फायदा दिखता है उनको भी? नहीं, वो यही हो सकता है जो मैंने कहा कि पॉलिटिशियन जो है वो फैमिली प्लानिंग के बात करने से डरते हैं, जबकि मेरा कहना है उनको फैमिली प्लानिंग की बात करनी चाहिए। और लेकिन आपने ठीक कहा कि ये तो इतनी इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये तो लगता है कि उन तक ये मेरी किताब पहुंची नहीं है और उनको ये मैसेज पहुंचा नहीं है, वरना उसका वो इस्तेमाल करते। ये तो बिल्कुल लोगों को गुमराह करने के लिए, डराने के लिए अजीब सी बात की जा रही है। और उनमें भी जागरूकता पैदा करना उतना ही जरूरी है, जब तो वो इन्फॉर्म डिबेट पॉसिबल होगी। जी जी, ये आसाम मैंने के इसमें हवाले, जो जी बोले फरमाए। थोड़ी सी बात मैं आसाम के हवाले से करना चाहूँगा। वहाँ पर जो बिल आई, उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों का नाम नहीं लिया है, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तो बराह रास्त मुसलमानों का नाम लिया है और सारा ठीकरा उनके ऊपर छोड़ा है कि उनकी वजह से हो रहा है। जबकि आपने अपने मजमून में, कल आपका इंडियन एक्सप्रेस में जो मजमून मैंने पढ़ा, उसमें जो आप बात कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों में कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल जो है हिंदू औरतों के मुकाबले में ज़्यादा है, बल्कि, और उनकी जो आबादी का बल्कि इतना ज़्यादा है कि सरकार वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद एक झूठ के बिना पर वो एक पूरा एक डिबेट तैयार की जा रही है। आप इस बारे में बताएंगे थोड़ा सा आसाम के हवाले जी से? जी जी, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो यूपी का बिल है उसमें मुस्लिम हिंदू का नाम नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का नाम हो भी नहीं सकता किसी कानून में, क्योंकि मजहब के बेस पे इस किस्म के कानून नहीं बन सकते। पॉपुलेशन पॉलिसी अगर बनेगी तो वो सबके लिए बनेगी। जो आसाम का बिल है उस बिल में वहां भी मुसलमान का नाम उसमें नहीं है, लेकिन चूंकि वो किसी मुस्लिम कॉलोनी में गए और वहां पे मुसलमानों को एड्रेस किया,
और मुसलमानों को बुला बुला के ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी तरक्की के लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ कि फर्क बेसिकली ये है कि एक तो वहां अभी जैसा आपने पहले कहा था कि इलेक्शन नहीं है, ठीक है, वो कम्युनल कॉल्डन को भड़कता रहना देना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी में एक जो अच्छी चीज है कि उन्होंने जो 3 बुनियादी रीजंस हैं बस हाई बर्थ रेट के, उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, सब कमेटियां, एक एजुकेशन पे, एक आमदनी बढ़ाने के लिए, एक सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। तो अगर वो रियल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं और जिससे ऑटोमेटिकली मुसलमान का नाम लिए बिना जो उन चीजों में पिछड़ा हुआ होगा वो ऊपर उठेगा। तो इसलिए मैंने अपने आर्टिकल में और उसके अलावा दूसरे द प्रिंट में भी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये कहा था कि मुसलमानों को ये फैमिली प्लानिंग की जो इनकी पॉलिसी है उस पर बिल्कुल अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं फैमिली प्लानिंग अच्छी चीज है। ये बात मैं इस पर आना चाहूंगा आपसे कि मुसलमान जो है फौरन बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और अभी भी यही शुरू हो गया है। हाँ, देवबंद की तरफ से भी बयान आ गया, तो मुस्लिम लीडर्स की तरफ से बयान आने लग गया, जो अखबारात में भी चीजें आ रही हैं। तो इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मुसलमानों की ऐसे मौके पर? स्ट्रैटेजी क्या है, बिल्कुल जी जी, लॉजिकल बैल मुझे रिस्पॉन्स मार जो कि होता है। देखिए फैमिली में, हाँ नहीं, यही तो पर्पज इनका यही है कि कोई ना कोई मौलाना खड़ा हो जाएंगे और ये टीवी चैनल पे भी ये मौलाना नाम के से जिसकी दाढ़ी हो उसको मौलाना मान के उसको वहां पे बिठा देंगे, वो अपोज करेगा। तो एक मुसलमान ने अपोज किया नहीं, 9 हिंदू फट से एकजुट हो जाएंगे कि देखो ये कितने नालायक हैं, ये कितने देशद्रोही हैं, इस किस्म की बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मुसलमान को तो मैं तो कहता हूँ मुसलमान, देखिए 2 बच्चों से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के ही तो नहीं है, बल्कि मैं अखबार में फिगर पढ़ा था कि पता नहीं 30-40% MLA यूपी के जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो जब हिंदुओं के भी 2 से 3 से ज्यादा बच्चे हैं के बारे में और भी वो बातें भी आ रही पंचायत के इलेक्शन जाती तौर पर, है ना, अब वो यूपी के वो पंचायत के इलेक्शन लड़ने से वो भी महरूम अगर हो जाएंगे तो सिर्फ मुसलमान तो नहीं हुआ, हिंदू भी होगा। तो इसकी मुखालफत हिंदू भी करेंगे। तो इसलिए मुसलमान तो अगर इसमें चुप बैठे रहे हैं, बल्कि कहें बहुत अच्छा कल कर रहे थे तो आज कर दो, तो आप देखिएगा कि वो तो बैकलैश तो हिंदुओं से ज्यादा होगा, क्योंकि वो उन पर भी तो असर पड़ेगा। उनके भी तो 2 से ज्यादा बच्चे हैं, कितने हैं उसकी गिनती निकाल लीजिए। ये जो इम्प्रेशन किया गया ना कि वो सब बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान है और तो सेकंड हाईएस्ट तो फिर हिंदू है, और सबसे अच्छे तो सिख हैं, उनको भी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट खालिस्तानी कह देते हो, जबकि उनकी फैमिली प्लानिंग 80% है। और पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने इसको पेट्रियोटिज्म से जोड़ा, जिनके बच्चे कम में बड़े पेट्रियोटिक हैं, तो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक तो सिख है, वो मान लो सबसे पहले, वो तो मान लो सबसे पहले। और फिर सबसे कम पेट्रियोटिक मुसलमान है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। नंबर 2 पे किसके होते हैं, उनको भी नंबर 2 का अनपेट्रियोटिक फिर मानो। तो इसको ये इस तरह जोड़ना बड़ा गलत है। ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो उससे अलग होना कि भाई एजुकेशन की तो बात नहीं करनी। 70 साल के बाद हमारे यहाँ 25% लोग 30 करोड़ इलिटरेट हैं। किसका फेलियर है? सरकार का। 70 साल का फेलियर, ये मैं ही नहीं कहता आज की सरकार का, 70 साल के सरकार का फेलियर है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि 10 साल के अंदर अंदर हम कंप्लीट यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू कर देंगे। 10 साल यानी 1957 तक हमें ये 60 तक कर देना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 60 तक हमें ये कर देना चाहिए था, नहीं किया। और अब पहले तो हमने उन औरतों को और मर्दों को तालीम नहीं दी, और अब उसके बाद हम उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया, आपको पंचायत में नहीं आने देंगे तो वहां से निकाल देंगे। इसी तरह बच्चों की वजह से अब 2 चाइल्ड नॉर्म जो है, जहां पे भी जिस देश में हुआ है उसका बैकलैश, उसका नुकसान हुआ है। अब चाइना को हमारे वहां से लोग, चाइना की पॉलिसी देखो, 1 चाइल्ड नॉर्म कितना कितना अच्छा है। चाइना की ऐसी तैसी हो गई, उन्होंने अपने 1 चाइल्ड नॉर्म को 3 साल पहले खत्म किया 2 चाइल्ड नॉर्म में, और वो भी फेल हो गया। तो अब पिछले 2 महीने पहले उन्होंने वो 3 चाइल्ड नॉर्म पे आ गए। तो उससे ही सीखिए कि उन्होंने क्या वजह हुई कि उनके 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड नॉर्म फेल हुए, और हम उनका फेल हो गया और हम उस चाइल्ड नॉर्म को 2 चाइल्ड नॉर्म को बनाने की बात कर रहे हैं।
वीएचपी ने अटैक किया कि जो उसमें ये भी था पॉलिसी में कि आसाम की पॉलिसी में क्या कि वन चाइल्ड नॉर्म तो और भी अच्छा है, तो उस पर वीएचपी ने बहुत अटैक किया कि क्या बकवास है, इसको बंद करो, इस लॉ को वापस लो। तो जो मैं कह रहा था कि इसका बैकलैश तो हर सेंसिबल शख्स की तरफ से होगा। तो बस आप ये होगा कह सोचे रहे समझे सिर्फ इसलिए आप कि आप कोई इश्यू आपकी बचा ये नहीं राय था है मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ाई कराने का, चलो इसको जिंदा कर आपकी दो। ये राय है कि तो घिसी मुसलमानों पिटी को इस बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिसी सबके खिलाफ जाती है और हाँ, दूसरे लोगों को आगे अब आने देना मुसलमानों, चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को चाहिए कि जो फैमिली प्लानिंग, एक तो जी जी, मुसलमानों को एक तो ये कि फैमिली प्लानिंग जरूर करानी चाहिए। अगर उनमें से किसी को वहम और गुमान है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है तो वो गलत है। मैंने इस किताब में पूरा इस्लाम का भी एक चैप्टर है कि कुरान शरीफ ने पूरा इस्लाम के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या कहा। कहीं इस पे पाबंदी नहीं लगाई, शराब पे पाबंदी लगाई, जिनाकारी पे पाबंदी लगाई, जुए पे सूद पे पाबंदी लगाई। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाबंदी लगाना भूल गया, अल्लाह के यहाँ भूल तो कोई चीज होती नहीं है। हाँ, बल्कि एक आयत है, एक आयत है जिसमें कहा कि जो जो चीजें हमने तुम पे हराम करनी थी हमने तुमको तफसील से समझा दी हैं, यानी ये हराम नहीं करनी थी इसलिए इसका तस्करा नहीं किया। तो ऐसा असल में मामला फैमिली प्लानिंग को समझने का, तो जहाँ तक खुद आपने पहले लिखा भी और बात भी आ रही है कि मुसलमान तो इसको समझ चुका है और इसमें बहुत आगे भी है। असल सवाल ये है कि जो मुसलमान जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत बढ़ चढ़ करके इसके बारे में बात करने लगता है। तो इस वक्त शायद इसकी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, और ये मौका देना चाहिए कि बाकी लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत करें। आपने अपने मजमून में, इंडियन एक्सप्रेस के मजमून में ये बात भी कही कि ये कुछ एनआरसी टाइप रिएक्शन होने जा रहा है, इसका हो सकता है। तो नहीं, एनआरकी टाइप नहीं, मैं देखिए इसका रिएक्शन होगा कि भाई इसकी मुखालफत तो हर शख्स जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं और उस पर पाबंदी लगाने की बात की जाएगी तो वो इससे मजरू होगा और उस पर प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट करेगा। तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस बहुत बारे ज्यादा में क्यों बात, उस पे नहीं, आप ये आप भी नाप तोल के क्यों बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यों? मुसलमान को इसको वेलकम कर देना चाहिए कि बहुत अच्छा है कर लो, क्यों ये सोचते हुए कि इसकी मुखालफत तो मेजोरिटी कम्युनिटी से ही हो जानी है ना, क्योंकि उन्होंने, उनका तो मकसद ही ये था कि आप मुखालफत करें और फट से देखो ये ज्यादा बच्चे पैदा करके ये मेजोरिटी बनना चाहते हैं, ये इसको रूप दे देंगे तो आप इनके ट्रैप में आने की बात है। आप ट्रैप में क्यों आते हो? आप एक पंछी जाल को देख के उसमें एक है जो घुस जाता है, दूसरा उसको पहचान के दूर से दाएं बाएं से निकल जाता है। फिलहाल चुप रहे, बल्कि अगर ज्यादा अच्छा तो है, जैसे मैंने वेलकम किया, ये बड़ा बहुत अच्छी पॉलिसी, पॉलिसी तो हमारी भारत सरकार की 2000 से चल रही है। लेकिन ये कि जी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी तो सिर्फ मुसलमान ही को नहीं मिलेंगी, वो तो सभी को फिर एक हर सवाल ये दो बात, एक सवाल ये उठ रहा है कि नौकरी, तो शादीशुदा आदमी तो बाल बच्चेदार थोड़ी नौकरी मांगने जाता है। नौकरी के लिए तो वो लोग जाते हैं जिनके नहीं बच्चे औलाद नहीं होती है। शादी तो नहीं करवाए नहीं बिना नहीं नौकरी मांगने नहीं नहीं जाते नहीं हैं। तो नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नौकरी मांगने 25 साल वाला और 30 साल वाला 35 साल वाला भी जाता है, उसके तीन तीन सरकारी बच्चे जब तक हो चुके बात हैं, तो ऐसा सरकारी नहीं है नौकरी की कि बिल्कुल ही। बात तो सरकारी नौकरी नहीं, की है ना। 35 साल का आदमी तो हाँ, सरकारी नौकरी ऐसा नहीं करेगा। मिलती है, अब तो बहुत मिलती है जनाब, वो पहले कभी 25 से 27 तो में वैसे मिलती है, अब भी तो 30 35 तक। सरकारी नौकरियों का तो हाँ, फुकदान है अरे वैसे भी। साहब अब तो आईएएस और आईपीएस में भी 35 35 40 साल तक और 8 8 10 अटेम्प्ट करके अलाउड है। तो इसलिए नौकरी का ये कहना कि सिर्फ बच्चे ही जाते हैं जिनके अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसका इन दोनों चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और अभी आप जी चूंकि जी बात कर रहे हैं तो मैं लगे हाथ हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी आजकल काफी जिक्र चल रहा है, और ये भी ऐसा मौजू है जिसे मुसलमान फौरन बेचैन हो जाते हैं, जबकि इसकी जद बाकी लोगों के ऊपर भी पड़ती है। लेकिन वो एक परसेप्शन बन गया है कि मुसलमान इसका मुखालिफ है, और मुसलमान ही बढ़ चढ़ कर बोलता भी ज्यादा है इसके बारे में। इस बारे में आप जी थोड़ी जी
मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो एक भारत सरकार की एक स्टडी हुई थी 1975 में कि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी की क्या स्टेटस है। तो ये पाया गया कि सभी कौमों में पॉलीगेमी है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सभी कौमों में, बल्कि सबसे कम मुसलमानों में है। क्या था उसमें कि 15% ट्राइबल्स, उसमें तो मुसलमान होते नहीं, 15% ट्राइबल्स, उसके बाद बुद्धिस्ट, उसके बाद जैन, उसके बाद सिख, क्रिश्चियन, और 5.8 हिंदूज और 5.7 मुस्लिम। यानी हिंदुओं में पॉलीगेमी मुसलमान से ज्यादा है। लेकिन अब अगर मैं और आप पॉलीगेमी करते नहीं तो हम इसके लिए लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाते हैं? बैन करने की हम ही डिमांड करें तो सब पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हम तो कहेंगे बैन करना कर दो, क्योंकि हम तो करते ही नहीं। आपने ये बताइए शाहीन साहब, जो भी आपकी उम्र है, मेरी 74 साल है, मैंने सिवाय एक शख्स के जिनकी 2 लिविंग वाइफ्स हैं, वो भी नाम की लिविंग वाइफ्स हैं, कि एक को उन्होंने छोड़ रखा है लेकिन तलाक नहीं दी है, ये 2 बीवी है। मैंने तो 2 बीवी, 25 बच्चे तो भूल जाइए, 2 बीवी वाला, ये 4, 3 और 4 भूल जाइए, 2 बीवी वाले कोई मुसलमान नहीं देखा। हिंदू नाम आप गूगल करके देखिए 50 आ जाएंगे। तो इसलिए एक तो ये मुसलमान जब अगर पॉलीगेमी करता ही नहीं तो उसके लिए लड़ने को क्यों तैयार होता है? शायद इस वजह से लड़ते हैं कि भाई ये एक, अगर कुरान शरीफ में और कानूनी हक इस्लाम है में उनको। परमिशन, असल मसला तो कानूनी हक है, तो इसको यूनिफॉर्म सिविल लेकिन कोड। अगर मेरा राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिमांड करने वाले हैं, अगर उनसे पूछे कि भाई क्यों तो यही कहते हैं जी, हाउ कैन वी हैव 2 लॉज इन द सेम, के 2 कानून कैसे मुल्क में हो सकते हैं? और बेसिकली उनको ये कि भाई तुम्हारे तो 4 हो सकती हैं, हमारी क्यों नहीं हो सकती, तो इसलिए एक लॉ कर दो। तो इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनको कोई दूसरा पॉइंट सूझेगा नहीं। आप 10 लोगों से बात करके पूछ लीजिए, उन नौजवान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड स्लोगनबाजी करते हैं, उनसे पूछो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, तो कोई जवाब नहीं होगा, सिवाय इसके कि जी पॉलीगेमी। जो मैंने आपको दिखा दिया कि भारत सरकार की फिगर ये कहती है कि पॉलीगेमी तो इंडिया में बिल्कुल नॉमिनल है, बल्कि जिन लोगों में है उनमें, मुसलमानों में तो नहीं, मुसलमान तो सबसे कम है। तो मुसलमान को ये मैं समझता हूँ कि इस पे कॉमन सिविल कोड पे डिबेट होने दीजिए, क्योंकि उसका मतलब ये थोड़ी है कि उनमें बहुत अच्छी चीजें जो कॉमन है, हो सकता है हमारी कुछ चीजें दूसरे कॉमों में अडॉप्ट कर लें उसके उसके थ्रू। ये भी ऐसा मसला नहीं है जिस पर के मुसलमानों को बेचैन होने की जरूरत है। और नहीं, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल इसको जरूरत नहीं है। बल्कि इसको हेल्दी बढ़ के डिबेट कहना करें। चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बढ़ के कहना चाहिए कि ठीक है, इसको लागू कर दो। पहले के नहीं, इस पे पहले डिबेट करो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा क्या। अभी तो उसकी रूपरेखा किसी को पता नहीं ना, कि वो उसकी शक्ल क्या होगी, वो तो किसी को पता नहीं। कि भाई पहले ये देखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या लिखा होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो अभी वो तो एक सिर्फ एक जबानी काली पुलाव है, बात करें, लेकिन उसकी खाका और उसकी शक्ल तो किसी को पता ही नहीं ना। तो पहले वो बनाएं कि क्या है, और उस पर फिर डिबेट की जाए कि उसको सुधारा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बड़ी खैर हासिल गुफ्तगू रही आपसे। खासतौर पर आपकी जो ये राय है कि मुसलमानों को इस पर बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरों को मतलब उस पर रिएक्ट करने दीजिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग मुसलमान सुने आपकी बात, तो गौर करें। चलिए, शुक्रिया, जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज।